हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के फॉर्म आ चुके हैं। फाइनली यूकेपीएससी ने प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। कल इसका विज्ञापन जारी हुआ था 30 दिसंबर को, और आज यानी 31 दिसंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आज से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 808 पदों पर दोस्तों ये प्रवक्ता भर्ती निकली है। कल हमने इस पर डिटेल वीडियो दोस्तों बनाई थी, इसके विज्ञापन के समस्त इंपॉर्टेंट पहलू पर आपको जानकारी दी थी। लेकिन फिर भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके, बहुत सारी क्वेरीज हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिनके आंसर ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल हैं। इसका मतलब आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी वीडियो देखा करें, आपके आंसर आपको वीडियो में हमेशा मिलेंगे। तो आज हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ेंगे, सभी सवालों के जवाब देंगे। स्पेशल वीडियो दोस्तों रहने वाली है, फॉर्म भरने से पहले जरूर देखें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये हमारा डैशबोर्ड है जिसमें कई सारे कमेंट्स आए हैं। आज हम सभी कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपके सवालों के आंसर आपको देंगे। सबसे पहले देखिए, शांतनु दास जी लिखते हैं, भाई कैंडिडेट्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स आर एलिजिबल और नॉट। तो शांतनु दास जी, अगर आप उत्तराखंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड से 10th और 12th होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी, या फिर उत्तराखंड में किसी सेवायोजन कार्यालय में आपने पंजीकरण करवा रखा है, या फिर आप या आपके माता पिता किसी ऐसी सरकारी नौकरी में हैं जो कि परमानेंट है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, लेकिन जो नौकरी हो यहाँ से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती है, तो फिर ऐसे केस में अप्लाई कर सकते हैं। या सैनिक या अर्धसैनिक बल पे कार्यरत हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, ये सब उत्तराखंड की यहाँ पर बात चल रही है। तो अगर आपका केस अगर देखा जाए, केवल अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं और आपके पास इनमें से कोई भी अर्हता नहीं है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा सा जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये यहाँ पर सोनू धपोला लिखते हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई, बीएससी जेडबीसी है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है, तो क्या मैं बायो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जवाब है नहीं, क्योंकि आपको एमएससी जूलॉजी बॉटनी या फिर एडवांस जूलॉजी से होना चाहिए, साथ में बीएड भी चाहिए। तो प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए आपने अगर बीएससी में जेडबीसी से किया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके एमएससी के जो सब्जेक्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए जूलॉजी बॉटनी या एडवांस जूलॉजी से होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है फिलहाल, सॉरी। इसके बाद अगला है, सर मेरा इंटरमीडिएट यूपी से हुआ है लेकिन मेरी शादी उत्तराखंड में है और डोमिसाइल भी यहीं का है और यहीं के परमानेंट रहने वाले हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट कमेंट देखेंगे, मयंक जी कहते हैं, सर गुड मॉर्निंग, सर मैं एमएससी 2022-24 का स्टूडेंट हूँ, मेरा एक पेपर छूट गया लेकिन अभी वो चालू है और रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जवाब है नो। देखिए, आपको 20 जनवरी तक सभी शैक्षिक योग्यताएं अपनी पूरी कर देनी है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज फिर बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगला है, सर ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया है तो हमारे पास जनरल की सीट भी रहेंगी या प्लीज़? देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन है, अगर आप फाइट करेंगे, ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो जनरल कैटेगरी में भी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला है, पूजा जी कहती हैं, सर साइकोलॉजी की पोस्ट नहीं है। यस, साइकोलॉजी की कोई भी पोस्ट नहीं है। मनोविज्ञान की वैसे बात चल रही थी कि पोस्ट आएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर साइकोलॉजी की भी कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर परवीन जी कहते हैं थैंक्स, तो भैया आपको भी धन्यवाद। इसके बाद अगला कह रहे हैं, भैया एस्पिरेंट्स कह रहे हैं अगर डिपार्टमेंट चेंज हो गया हो तो फिर से एनओसी पड़ेगी क्या सर? देखिए, आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा, पहले की बात करें तो उस समय पर आपका जो भी डिपार्टमेंट था उससे आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया था तो वो चल जाएगा। लेकिन अभी आप नए डिपार्टमेंट में हैं तो उस डिपार्टमेंट को आप सूचित जरूर कर दीजिए कि आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, अदरवाइज फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको उस समय पर, जिस समय पर आपको रिलीफ करना हो तो उस समय पर दिक्कत करे। अदरवाइज रिजाइन दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनओसी आपकी फिलहाल चल जाएगी उसी पुराने वाले बेस के आधार पर, क्योंकि उस टाइम पे आप जिस डिपार्टमेंट में थे उसके आधार पर अभी फिलहाल चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस डिपार्टमेंट में है वो आपको कार्यमुक्त करेगा, तो कार्यमुक्त करने के लिए आप उसको जरूर सूचित करें। अगर आप कार्यमुक्त होना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला है कमेंट जो कि दरवान सिंह जी का है, गुरुजी 2024 वाला फॉर्म खो गया तो अब क्या आयोग सूचित करेगा? तो देखिए, फॉर्म खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि आपने एक ईमेल आईडी भी दोस्तों बनाई होगी। ईमेल आईडी को चेक करिएगा, वहाँ पर आपकी मेल पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भेजा होता है। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो कन्फर्मेशन कोड आता है, वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी जब ये लिंक आएगा अप्लाई करने वाला ना, अभी तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक तो नहीं अवेलेबल है। जब आ जाएगा तो उसके बाद उसको देख के चर्चा करेंगे। वैसे फॉर्म मिल जाएगा, ऑनलाइन वो अवेलेबल रहता है। और वैसे भी रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसका अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, वो आपकी मेल पर ज़रूर भेजा गया होगा। ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी को लेकर सजेशन, देखिए मैं बायोलॉजी वाला नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं बता सकता इस बारे में। प्रियंका जोशी जी कहती हैं, सर क्या अब 2 ही सेंटर में एग्ज़ाम होगा? देखिए, अभी तो फ़िलहाल 2 सेंटर को ही बताया गया है, हरिद्वार और हल्द्वानी। तो फ़िलहाल तो जिस तरह से कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या को देखते हुए यहाँ पर हल्द्वानी और हरिद्वार रखा गया है फ़िलहाल एग्ज़ाम को। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर सेंटर की संख्या बढ़े, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इन्होंने केवल और केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर यहाँ पर जो सेंटर है वो कम रखे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे आगे जो सेंटर है वो बढ़ेंगे। हालांकि अभी तो ये कह रहे थे कि अगर फॉर्म कम होंगे तो हरिद्वार, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि खाली हरिद्वार में एग्ज़ाम करवा दें। बट मुझे लगता है कि आगे इसमें सेंटर हो सकता है कि बढ़े, क्योंकि अभी इन्होंने केवल और केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर सेंटर चुन लिया है। क्योंकि कोई भी यूकेपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जैसे उसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, तो वो तो विभिन्न सेंटर्स में होता है प्रीलिम्स। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है ज़्यादातर आपकी 2 सेंटर्स में ही होती है, हल्द्वानी या फिर हरिद्वार। तो उसको लेते हुए शायद उन्होंने विज्ञापन में उस चीज़ को जारी कर दिया। मेरे हिसाब से उसको एक ज़रूर करेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला है गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर, थैंक यू टू यू टू, मतलब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। इसके बाद सर सिलेबस एमए इंग्लिश से, वो सिलेबस दोस्तों आपका पहले से अपलोड हो रखा है, आप उसको देख सकते हैं। हमने इस पर पहले भी डिटेल वीडियो बनाई है, टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अबाउट सेक्शन में दोस्तों दे रखा है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख लीजिए इस वीडियो को, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर वही प्रश्न, किरण कुमारी पेपर पैटर्न कैसे होगा बताइए, पहले फॉर्म भरा था अब नहीं भरना हो गया, कोई चेंज नहीं करना है तो? देखिए, पेपर पैटर्न के बारे में तो हम आपको दोस्तों बता चुके हैं। जो पेपर पैटर्न है वो इस बार दोस्तों आपका एक पेपर होने वाला है, मतलब बेसिकली एक चरण में पेपर होगा जिसमें 2 पेपर होने वाले हैं। और ये 2 पेपर हैं आपके 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसके लिए 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सब्जेक्ट का ही पेपर होगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। और इसमें आपको अगर कोई भी चेंज नहीं करना, अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो फिर आपको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ इस बार विज्ञापन में ये चीज़ मेंशन की गई है। इसके बाद यही एग्ज़ाम दोनों साथ साथ हैं या अलग अलग? साथ साथ ही होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली यही चांसेस दोस्तों ये हैं। ज़्यादातर प्रश्न यही है कि पेपर एक ही दिन में होंगे अलग अलग दिन, तो बिल्कुल आपके एक ही दिन में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद अगला जो कमेंट है भारती का कि सर 2024 वाला एनओसी चल जाएगा क्या? बिल्कुल चलेगा। उस समय पर आपने जो एनओसी लिया था वो अभी भी चलेगा, दोबारा से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसी डिपार्टमेंट में हैं तो आपकी जो पुरानी एनओसी है वही आपकी चल जाएगी, उसको अपने साथ ही रखिएगा। इसके बाद अगला है मिथुन जी का कमेंट, थैंक यू, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका कमेंट का आंसर मैंने पहले दे दिया है। हिंदी में कितनी सीट हैं? तो हिंदी में कितनी सीट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। हिंदी में अगर देखा जाए तो सामान्य शाखा में 78 सीटें हैं और महिला शाखा में 10 सीटें हैं, यानी कि कुल मिला के 88 सीटें हैं। इसके बाद सर न्यू आवेदन करने का क्या फ़ायदा है बता दीजिए। न्यू आवेदन करने का देखिए फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यही है कि अगर मान लेते हैं आपने पहले कोई फॉर्म भरा है, उसमें कोई गड़बड़ आपसे हो गई है, या फिर अगर आप अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको फ़ायदा है। बस पुराना वाला आवेदन निरस्त करना पड़ेगा। कई अभ्यर्थी हैं जो उस समय पर एक ही सब्जेक्ट से हो सकता है पीजी रहे हों, अब उन्होंने पीजी और सब्जेक्ट से भी कर लिया हो,
तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई महिला कैंडिडेट से मान लेते हैं उस समय पर वो एक ही शाखा से अप्लाई कर पाई हो, महिला शाखा से, अब इस बार उसको लगता है कि सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों से अप्लाई करना है या 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करना है, तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा है और क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो पहले फॉर्म भरा था वो बिल्कुल करेक्ट है और उतना ही काफ़ी है, तो फिर आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ज़बरदस्ती का क्यों फॉर्म भरना है। इसके बाद ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, अब ये हमें नहीं पता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है। हालांकि आप यूट्यूब चैनल में कई सारे जो टीचर्स हैं जो ज्योग्राफी की तैयारी करवाते हैं, आप उनके चैनल को देख लीजिए, ठीक है। सर जी पहले मैंने होम साइंस विषय का फॉर्म भरा था, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि होम साइंस की सीट अभी नहीं आई है। नहीं नहीं, हमने कहाँ बताया ऐसा। देखिए होम साइंस गृह विज्ञान की 8 सीटें हैं जो कि महिला शाखा में, सामान्य शाखा में जो गृह विज्ञान है उसकी कोई सीट नहीं है। अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो प्रवक्ता महिला शाखा में आपकी गृह विज्ञान की कुल मिला के 8 सीटें हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट बुक, उसके बारे में कुछ नहीं पता हमें, क्योंकि मतलब वैसे मैं एज ए लेक्चरर आपको नहीं बता सकता, मतलब लेक्चरर क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का नहीं हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो उस बारे में तो आप यूट्यूब पे सर्च करें कौन अच्छे टीचर्स हैं, उनसे आप परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सर मुझे हिंदी का सिलेबस भेज दो प्लीज़। ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, यहाँ पर हम भेज नहीं सकते, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल से उसको अपलोड कर लेना, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस रखे हैं। इसके बाद अगला है, अगला लिखते हैं जागृति तिवारी, लिखते हैं सर मैंने जनरल से भरा था, अब मेरे पास ईडब्ल्यूएस बन चुका है, क्या मुझे दोबारा भरना चाहिए और डीवी के समय कौन सा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगते हैं, प्लीज़ गाइड सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। तो देखिए आपने जब फॉर्म भरा था और उस समय पर अगर आपने जनरल से भरा था, तो आप इस बार अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन है 10% का, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका अभी जो चल रहा होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वही वाला मांगेंगे, ठीक है, जो वर्तमान में, क्योंकि आप दोबारा सिरे से फॉर्म भरेंगे, अब जो पुराना वाला है वो कैंसिल करना होगा, इस बार जो आपका ईडब्ल्यूएस बना होगा वो वाला आपने अप्लाई करके भरना होगा फॉर्म। तो आप चाहें तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं है कोई भी, तो आप भर सकते हैं, पर पुराना वाला कैंसिल करना पड़ेगा और अभी का जो लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस है वो आपने लगाना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला देखेंगे, सर इसमें अपेयरिंग वाले भर सकते हैं क्या, एमएससी 4th सेम चल रहा है और बीएड भी हुआ है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए आप इसमें अपेयरिंग नहीं भर सकते हैं, 20 जनवरी तक आपकी समस्त शैक्षिक योग्यताएं पूरी होनी चाहिए, अभ्यर्थी अपेयरिंग वाला इसमें नहीं भर सकता है, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कोटे में अड़चन है या नहीं, फिलहाल तो इसमें अड़चन नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद पीडीएफ सेंड कर दो, पीडीएफ सेंड हमने टेलीग्राम चैनल पे कर दी है, वहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद सर क्या सिर्फ जीमेल एड्रेस चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज़ चेंज करनी है तो उसके लिए फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। और देखिए अभी जो साफ साफ है, जो फॉर्म अभी निकले हैं तो उसकी करेक्शन विंडो खुली है, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि एक बार आपने अगर फॉर्म को सबमिट कर दिया तो फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपने पूरा का पूरा इसमें फॉर्म को दोबारा से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपका जीमेल चेंज करना है तो पूरा फॉर्म दोबारा से दोस्तों भरना पड़ेगा, ये यहाँ पर साफ साफ है। और फिर वो आवेदन है उसमें फिर जो आयु सीमा है वो भी 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, मान लेते हैं अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है एज को लेकर तो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सर एमए पॉलिटिकल वाले के लिए पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है क्या, अरे कैसी बात कर रहे हो, इतनी सारी पोस्ट आपके लिए निकली है, आपको नागरिक शास्त्र के लिए अप्लाई करना है। नागरिक शास्त्र में देखा जाए तो 111 पद आपके निकले हैं केवल और केवल सामान्य शाखा में, ठीक है। नागरिक शास्त्र है, सिविक्स है आपका सब्जेक्ट, और देखा जाए तो 5 पद निकले हैं आपके महिला शाखा में। तो कुल मिला के भैया 116 पद, सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आपके पॉलिटिकल वालों के लिए निकले हैं। तो बड़ा बढ़िया आप लोगों के लिए मौका निकला है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं।
अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है। अदर स्टेट के स्टूडेंट ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि अदर स्टेट्स के हैं, दोनों एग्ज़ाम एक दिन, तो देखिए पूरा एक एग्ज़ाम आपका ये होगा। ठीक है सर, एग्ज़ाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा? बिल्कुल, दोनों के दोनों जो पेपर हैं ओनली MCQ टाइप के होने वाले हैं। इसके बाद अगला है, सिर्फ यहाँ मेंशन है कि दोबारा नहीं फॉर्म भरना है जिन्होंने पहले भरा है। तो मैंने पहले भरा तो दोबारा नहीं भरेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी दोबारा ना भरने से? बिल्कुल, यहाँ पर ये मेंशन है तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। जब वो चीज़ पैरा में मेंशन है तो फिर उसको दोबारा से क्यों भरेंगे? ठीक है। एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं? देखिए एग्ज़ाम आपका जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल से दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ये पता नहीं लगा सकते कि किस सब्जेक्ट का कब होगा, क्योंकि ये तो आपको फरवरी के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अभी तो पहले फॉर्म भरने हैं 20 जनवरी तक, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो खुलनी है एंड देन उसके बाद आपको फरवरी तक का आपको वेट करना पड़ेगा। तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अब किसका एग्ज़ाम कब होगा ये नहीं पता। इसके बाद MA 4 सेमेस्टर वाले नहीं भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। ठीक है, B.Ed सेकेंड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट कब है? तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। एक ही दिन में होंगे एग्ज़ाम? बिल्कुल एक ही दिन में होंगे। देखिए मोस्ट प्रॉब्ली तो यही है। सर, जिन्होंने पहले आवेदन किया और अब LT सेलेक्टेड हैं तो क्या उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा और अब NOC करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए NOC लेने की आपको आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था तब आप डिपार्टमेंट में नहीं थे। ओके, अब आप डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को सूचित कर सकते हैं कि मैं ये फॉर्म भर चुका हूँ और मैं यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर होने जाऊँगा, और जब मैंने फॉर्म भरा था तो उस समय पर मैं डिपार्टमेंट में कार्यरत नहीं था। ठीक है, देन दैट टाइम यू आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो NOC की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रहा होगा, मतलब कि जो आपका जो आपका पंजीकरण वाला जो सर्टिफिकेट होता है एम्प्लॉयमेंट में, वो वाला आपके पास सर्टिफिकेट रहा होगा। ठीक है, तो सेवा नियोजक से अनापत्ति लेना कोई अनिवार्य नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने डिपार्टमेंट को सूचित ये जरूर कर सकते हैं कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आप उसके लिए NOC चाहें तो उसके लिए ले सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। फाइनली आपको कार्यमुक्त करेगा डिपार्टमेंट, या बेसिकली आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या आती है कई बार, और ये समस्या, इस तरह की समस्या मेरे संग भी आ चुकी है। तो इसमें आपको फाइनली ज़्यादातर क्या होगा कि आप रिज़ाइन दे देंगे बाद में, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है, कार्यमुक्त डिपार्टमेंट चाहेगा तो उसकी जैसी नियमावली बनी होगी तो आपको कार्यमुक्त वो कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगला है, सर जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया है तो दोबारा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस चाहिए तो फिर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। सर एम्प्लॉय नंबर चेंज हो गया है तो क्या फिर से फॉर्म भरना होगा? नहीं भरना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो आपने जिस समय पर आपने अप्लाई किया था उस समय का आपके पास एम्प्लॉयमेंट नंबर होगा, आप उसको अपने पास रखें और उसी के आधार पर आप आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरना है, अपने एम्प्लॉयमेंट नंबर को चेंज करना है, मतलब चेंज करके फॉर्म भरना है, तो आप भर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ वॉलेंट्री। तो ये वॉलेंट्री है चीज़, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वैसे नहीं है आवश्यकता, कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट ही चलेगा। ये भी प्रॉब्लम हम लोग भी फेस कर चुके हैं। पहले एम्प्लॉयमेंट अलग था, लेकिन हमारा जो भी सिलेक्शन हुआ पहले के एम्प्लॉयमेंट के आधार पर हुआ। नया एम्प्लॉयमेंट अगर चेंज भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट टाइम जब आपने फॉर्म भरा उस समय पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट वैलिड था आप उसको ही लेकर जाएंगे। इसके बाद पिछला फॉर्म भरा था बट अब EWS एक्सपायर हो गया, क्या दोबारा भरना चाहिए? अगेन सेम आंसर, जब आपने फॉर्म भरा था तो जो EWS आपके पास था आप उसी को लेकर जाएं। ओके, और अगर आपका एक्सपायर हो गया तो कोई बात नहीं, आप रिन्यू करवा लें, उसको भी अपने पास रख लें, लेकिन जो पुराना वाला है वही आपका मान्य होगा, क्योंकि उसी के आधार पर ही आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है और उसी के आधार पर ही आपका आगे जो भी प्रोसेस है वो होगी। अभिलेख सत्यापन में आपको पुराना वाला लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नया EWS वैसे बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, नया आप वैसे आप बना सकते हैं अपना रिन्यू करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद 2 एग्ज़ाम एक दिन होंगे या अलग अलग
होंगे पेपर 1 एंड 2, तो देखिए आपका जनरली एक ही एग्ज़ाम होगा एक ही दिन में, क्योंकि अगर आपके 2 एग्ज़ाम ये करवाते हैं तो फिर इसमें जो कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो 2 सब्जेक्ट से भरेंगे, तो उनको यहाँ पर किस तरह से एडजस्ट करेंगे ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि आपका एक एग्ज़ाम है तो एक ही दिन में हो जाएगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, बट एक एग्ज़ाम मतलब अगर 2 पेपर के एग्ज़ाम अगर एक ही दिन में होंगे तो फिर से वो कैंडिडेट जो 2-2 सब्जेक्ट्स में भरते हैं तो वो कैसे उसके लिए अपीयर हो पाएंगे, ये यहाँ पर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पेपर एक ही दिन में होना चाहिए। अब देखते हैं कि या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन देखेंगे जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि एक व्यक्ति इन दोनों से कर सकता है, मतलब एक ही दोनों से पीजी कर सकता है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से गणित बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा हो भी सकता है कि 2 पेपर का एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाए, बट उसमें ऐसा देखा जाएगा कि कोई भी कैंडिडेट्स कॉमन नहीं होना चाहिए जो दोनों में अप्लाई किया हुआ हो। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अब इसके बाद आंसर आपको दे सकते हैं, दे दिया हमने। इसके बाद सर मैंने इससे पहले आवेदन किया था तो क्या मुझे दोबारा फॉर्म भरना होगा? नहीं भरना होगा भाई, अगर कोई चेंजेस करना है तभी आप भर सकते हैं। एग्ज़ाम कब तक होगा, बार बार देखिए वही है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं भैया। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा? ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए एमए की डिग्री भी होनी चाहिए, तो डिग्री की दोस्तों आवश्यकता नहीं है, अभी फ़िलहाल डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री के लिए अप्लाई कर दो, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो फिलहाल आप अंक तालिका है उसको ले लो, क्योंकि अंक तालिका जब आपकी रिलीज होती है उस डेट को वहां पर मेंशन करना होता है। तो एमए की डिग्री तो नहीं, एमए की जो मार्कशीट है वो जरूर रख लेना। ठीक है, इसके बाद अगला रचना नेनवाल कहती हैं, गुड इवनिंग डियर सर, सर मेरी DOB 1982, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? क्योंकि सर पिछली बार तो 45 की एज में एलिजिबल बताया था, प्लीज़ सर मेरा डाउट क्लियर कीजिए। देखिए रचना जी, अगर आपने उस समय फॉर्म भरा था तो आपको फॉर्म दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब अगर आप नए सिरे से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। ओनली आप तभी भर सकते हैं अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो अगर आपने उस समय पे फॉर्म भरा था, ठीक है, और वो आपका फॉर्म दैट टाइम भरा हुआ है, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो नए सिरे से आवेदन करना चाहेंगे तो फिर भैया एज ए जनरल कैंडिडेट्स तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, रिजर्व कैंडिडेट्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है, सर मैंने पहले इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करा था, मेरा सोशियोलॉजी से भी MA हो गया है, तो मैं फिल करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, पहला वाला आवेदन निरस्त करो एंड देन उसके बाद इसको दोबारा से भरो। ठीक है, इसके बाद अदर स्टेट के कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल, सर BEd में बैक लगी है तो क्या मैं डाल सकती हूँ? तो देखिए अभी तो फिलहाल नहीं डाल सकते, पूरा होना चाहिए। ठीक है, पुराने फॉर्म को बिना कैंसिल किए सिर्फ एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया, पुराने फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा तभी जाके एडिट हो पाएगा। एडिट का मतलब क्या है, पूरा नए सिरे से फॉर्म भरेगा। ठीक है, इसके बाद और जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड LT की वैकेंसी कब आएगी? उत्तराखंड LT की वैकेंसी जल्दी आ जाएगी, आप मान के चलिए कि विदिन 1 ईयर आपको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड LT को भी लेके एक अच्छी खबर जल्दी ही आने वाली है, और देखिए आप जल्दी ही देंगे उसके बारे में भी। फिलहाल तो आप उत्तराखंड प्रवक्ता फिलहाल अपनी तैयारी करिए, अगर प्रवक्ता वाले नहीं है तो। सर जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनकी एज 42 प्लस हो गई है, तो वे पिछले आवेदन के आधार पर पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। यही चीज़ तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने पहले आवेदन किया था, चाहे आपकी एज अभी 42 प्लस हो भी गई है, तो आप पिछले आवेदन के आधार पर पेपर दे सकते हैं, क्योंकि उस समय पर आप एलिजिबल थे। तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई, मतलब आप बिल्कुल उसके लिए योग्य हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं बिल्कुल। ठीक, इसके बाद सर जब पहले फॉर्म फिल किया था तब उस OBC सर्टिफिकेट वैलिड हो गया और अब रिन्यू कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत, आप वो वाला OBC सर्टिफिकेट लेके जाएं जो पुराना वाला था, अब रिन्यू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बस पुराना वाला आप जरूर लेके जाएं, क्योंकि उस समय पर वैलिड होना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर वाले फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पूरी होनी चाहिए। MSc माइक्रोबायोलॉजी वाला बहुत पूछ रहे हैं, नहीं है, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई कर भी दोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके बाद सर जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनका एग्जाम सेंटर जो पहले भरा था वही रहेगा या चेंज होगा? आप देखिए इस बार तो एग्जाम सेंटर आपके 2 हैं,
तो एग्जाम सेंटर तो इस बार आपके चेंज होंगे, ठीक है। अगर केवल 2 ही एग्जाम सेंटर है, जैसे कि मान लेते हैं हल्द्वानी हरिद्वार, तो उनमें से कोई भी दे दिया जाएगा। अगर आप कुमाऊं के हैं तो फिर आपको हल्द्वानी दे देंगे, गढ़वाल के हो तो आपको हरिद्वार दे देंगे। तो वो तो है ही। अब इस बार 2 ही परीक्षा केंद्र है। अब मान लेते हैं ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाएंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर आप जिस जिले से आते होंगे तो उसका आपको दिया जाएगा, ठीक है। सर हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सर मैंने 2024 अक्टूबर में फॉर्म भरा था, तो क्या मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं भरना पड़ेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई करेक्शन नहीं करना है तो मत भरो, ठीक है। सर मैंने संस्कृत से एमए किया और मेरा बीएड भी है, नहीं अभ्यर्थियों क्या फॉर्म को भर सकती हूँ? बिल्कुल भर सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है, आप भरिए फॉर्म को। आपने संस्कृत से एमए किया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सर आपसे एक प्रश्न पूछना था, अवश्य उत्तर देंगे। सर हमने पहले प्रवक्ता का फॉर्म भरा था, उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था, क्या हम उसे अभी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले वाले फॉर्म को कैंसिल करो और अब लगा दो, ठीक है, आप लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी आपके कमेंट्स है। सर मैंने ओपन से एमए किया है, मेरे पास डिग्री और मार्कशीट अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, आप मार्कशीट देख लीजिए, मार्कशीट को आप निकलवाइए कहीं से। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्कशीट कुछ नहीं है? मार्कशीट होगी, मार्कशीट जब आपका रिजल्ट आया होगा तो मार्कशीट वर्चुअल आपकी हुई होगी, ऑनलाइन मार्कशीट इश्यू हुई होगी, तो आप उसके आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 20 जनवरी तक का वेट करिए। अगर आपको आपने जहाँ से भी किया है वहाँ से अगर आपको प्रॉपर मार्कशीट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास जो ऑनलाइन मार्कशीट होगी उसमें इशू डेट होगी, उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे उसको मंगवा लीजिए, ठीक है, उसको मंगवा लीजिए। इसके बाद सर जो 192 पोस्ट बची, अभी एलटी का मैटर है, इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी दोनों की आएंगी या बस पीजीटी? ये बस खाली प्रवक्ता की भर्ती है दोस्त। इसके बाद सर ये वैकेंसी कब तक आएंगी? आरक्षण दे दो जिसको भी चाहिए, लेकिन भर्ती तो निकाल दो। वैकेंसी तो अभी दोस्तों हमने जो कमेंट्स है वो अपनी अगली वीडियो के पढ़ लिए हैं, तो कोई बात नहीं। ये सभी दोस्तों आपके कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे जिनके हमने आंसर देने का प्रयास किया है। आई होप कि दोस्तों हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आपके सभी सवालों के आपको आंसर मिले होंगे। आप भी अभी कोई अन्य कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।